वी आर कंटिन्यूइंग विद आवर साइंस एंड टेक्नोलॉजी एंड आज हमारे पास 2018 एंड 2019 के क्वेश्चंस हैं। एंड साइंस एंड टेक का बहुत इंपॉर्टेंस है क्योंकि प्रीलिम्स दोनों में आता है। एंड ये जो क्वेश्चंस हैं इनमें से कुछ टॉपिक्स और थीम्स डेफिनेटली प्रीलिम में भी रिपीट होने वाले हैं, सो इनकी अंडरस्टैंडिंग बनाते हुए चलना है इंटीग्रेटेड वे में। चलो देखते हैं क्वेश्चन हमारा लास्ट सिलेबस से कितना इंटीग्रेशन है। सीधा क्वेश्चन है 2019 का, हाउ कैन बायोटेक्नोलॉजी हेल्प इन इम्प्रूव द लिविंग स्टैंडर्ड ऑफ द फार्मर। अब ये देखो 12th क्वेश्चन है, व्हाई देयर इज सो मच एक्टिविटी इन द फील्ड ऑफ बायोटेक्नोलॉजी इन कंट्री, हाउ हैज दिस एक्टिवली बेनिफिटेड फील्ड ऑफ बायोफार्मा। मतलब बायोटेक्नोलॉजी का एक यहाँ पे सिंपल डेली लाइफ में पूछ लिया, लिविंग स्टैंडर्ड ऑफ फार्मर स्पेसिफिक, यहाँ बायोफार्मा स्पेसिफिक। क्वेश्चन वही है, बेसिक वही है, बायोटेक्नोलॉजी आप यहाँ पे भी दोगे, यहाँ पे भी आप बायोटेक्नोलॉजी का बैकग्राउंड दोगे, क्यों इतनी एक्टिविटी है बताओगे, एंड बायोफार्मा में इन फार्मर्स के लिए कैसे बेनिफिशियल है। तो एक ही चीज़ पे आप देख पा रहे हो कि देखो 18 में 19 में, उससे पहले हमने भी 17 का 16-17 भी किया था, तो उसमें भी क्वेश्चन था। एंड दैट्स व्हाई आई एम टेलिंग यू फ्रॉम द प्रीवियस ईयर्स कि ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको आप स्किप नहीं कर सकते हो। देन क्वेश्चन इज इंडियाज प्लान टू हैव इट्स स्पेस स्टेशन एंड हाउ विल इट बेनिफिट आवर स्पेस प्रोग्राम। सो हमारा मैंड, अगर मैंड हो जाएगा तो उसका नेक्स्ट स्टेप क्या है अगर आप मेन स्पेस प्रोग्राम करते हो, टू हैव योर ओन स्पेस स्टेशन। और यूपीएससी अगले पिछले साल मैंड पूछा था, इस साल तुम्हारा पूछ लिया कि उसका हमारा क्या बेनिफिट होगा स्पेस स्टेशन का। तो आप एक कंटिन्यूटी बड़े आराम से देख पाओगे। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन एक और है, विथ ग्रोइंग एनर्जी नीड शुड इंडिया कीप ऑन एक्सपेंडिंग इट्स न्यूक्लियर एनर्जी प्रोग्राम। सीधा अभी हमने कल देखा था, उसमें मैंने बात किया था कि न्यूक्लियर एनर्जी का हमें अपना स्टेटस देखना होगा और ये इंपॉर्टेंट है। एंड नेक्स्ट ईयर आ गया है, डिस्कस द फियर एंड फैक्ट्स एंड फियर एसोसिएटेड विद न्यूक्लियर एनर्जी। देन एक क्वेश्चन, एंड आई ऑल्सो टेल यू कि कभी कभार एक ऑड बॉल क्वेश्चन आ जाते हैं, ये है, डिस्कस द वर्क ऑफ बोस आइंस्टीन स्टैटिस्टिक्स डन बाय सत्येंद्रनाथ बोस एंड हाउ इट रेवोल्यूशनाइज फील्ड ऑफ फिजिक्स। बट क्या ये सिलेबस से बाहर है? नहीं। दिस गाय मिस्टर सत्येंद्रनाथ बोस इज, प्रोफेसर सत्येंद्रनाथ बोस इज इन इंडियन, और हमारा साफ साफ सिलेबस में दे रखा है इज सिग्निफिकेंट अचीवमेंट ऑफ इंडियन। तो एवरी सिंगल क्वेश्चन कम्स फ्रॉम आवर सिलेबस, और उसमें भी ये 4 क्वेश्चन तो 1 2 3 4 या आउट ऑफ दिस 5 4 क्वेश्चंस आर प्रीवियस एक्सटेंशन ऑफ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। सो आप नाउ यू कैन, अगर आपने पिछली वीडियोस देखी हैं, आपने फर्स्ट साइंस एंड टेक का सिलेबस वाला वीडियो देखा है, तो यू विल सी कि यस दिस एग्जिस्ट। So without a delay, let's get into our answer. Before looking into our answers, there are 2 comments. First about making list for prelim and main separately. तो वो हम खुद ही बना देंगे, अभी like दिसंबर तक का हमारा टाइम है, so we'll start dedicated and वो बन जाएगी. And second is why there are not advantages or disadvantages of the question जो हमने previously discuss किए थे। वो इसलिए क्योंकि क्वेश्चन में आप देख लो, there is nowhere mention, क्वेश्चन पूछ ही नहीं रहा आपसे एडवांटेज डिसएडवांटेज, तो आप क्यों लिखोगे। और उसकी वजह यह है कि आपका 150 वर्ड लिमिट है, वो क्रॉस हो जाएगी एंड हमें टू द पॉइंट आंसर लिखना है। आई होप दैट क्लियर्स योर डाउट। तो हमारा आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, हाउ बायोटेक्नोलॉजी कैन हेल्प इम्प्रूव द लिविंग स्टैंडर्ड ऑफ द फार्मर्स। अच्छा पकड़ा, पहले आपको इसको कनेक्ट करना है एंड दिखाना है कि कैसे ये इम्प्रूव करेगा, ठीक है। तो अप्रोच क्या होगा, एक आप डिफाइन करोगे, देन कनेक्शन पहले तो दिखाओगे, या तो सीधे सीधे आंसर, ये हमारा इंट्रोडक्शन हो जाएगा। बॉडी में एक कनेक्शन लाइन या तो आप दिखाओ या सीधे हेडिंग डालो लिविंग स्टैंडर्ड, वहाँ पे आप 1 2 3 4 5 एटलीस्ट 5 पॉइंट और रिलेवेंट, यहाँ पे या तो आप स्टेप बाय स्टेप दिखाओगे 1 2 एंड जो भी आपका लिविंग स्टैंडर्ड को इम्प्रूव कर रहा है इस तरीके से, या फिर आप पॉइंट लिख सकते हो। ये एक अप्रोच हो गया। दूसरा अप्रोच ये हो गया कि आप सीधे बताओ कि बायोटेक्नोलॉजी स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को ऐसे इम्प्रूव करेगा, ठीक है, एग्जाम्पल। तो या तो आप दोनों में से कोई एक फॉलो करो, सिर्फ इतनी बात कह दोगे कि ऐसे करेगा, जो कि अभी हम देखेंगे कि इट विल इम्प्रूव इनपुट कॉस्ट ऐसे, तो ये इनकम्प्लीट आंसर है, आपको एग्जांपल देना पड़ेगा या फिर आप स्टेप बाय स्टेप आप दिखाओ। तो ये हो गया। देन फाइनली आप कंक्लूड करोगे कि हेंस बायोटेक्नोलॉजी कैन रिड्यूस वेस्टेजेस, इनपुट कॉस्ट एंड इम्प्रूव इनकम, हेल्थ, न्यूट्रिशन, एंड दैट्स वे इट कैन इम्प्रूव द लिविंग स्टैंडर्ड ऑफ द फार्मर। तो कैसे करेगा, सिंपल चीज़ है कि कुछ चीज़ें जो है वेस्टेजेस है, इनपुट कॉस्ट है, उसकी वो चीज़ें हमारी रिड्यूस हो जाएंगी। तो हमारा एक ये कुछ चीज़ें जो नेगेटिव है रिड्यूस कर रहे हैं, हम कम कर रहे हैं, और जो अच्छी पॉजिटिव चीज़ें हैं कि हेल्थ बढ़ रहा है, प्रोडक्शन, प्रोडक्टिविटी, इनकम बढ़ रहा है, तो ये चीज़ें अगर हम अच्छी चीज़ें बढ़ाएंगे तो हमारा लिविंग स्टैंडर्ड सीधे सीधे इसका आउटकम है, तो वो बढ़ जाएगा फार्मर का। तो ये दिखाना है।
अप्रोच हमेशा बायोटेक्नोलॉजी को हम यहाँ पे डेफिनेटिव इंट्रोडक्शन डिफाइन करेंगे बायोटेक्नोलॉजी को, वो क्या है। इट इज टेक्नोलॉजी दैट यूटिलाइजेज बायोलॉजिकल सिस्टम, लिविंग ऑर्गेनिज्म और पार्ट ऑफ दिस टू डेवलप डिफरेंट प्रोडक्ट्स। उन्होंने क्या इंट्रोडक्शन दिया है, एप्लीकेशन ऑफ टेक्नोलॉजी ऑन बायोलॉजिकल सिस्टम, लिविंग ऑर्गेनिज्म फॉर इंडस्ट्रियल, एग्रीकल्चर एंड मेडिकल पर्पजेस, है ना। ये एग्रीकल्चर ने मेडिकल पर्पजेस, 3 मेजर फील्ड आपको आता है ना, ग्रे, ग्रीन एंड रेड बायोटेक्नोलॉजी। तो ये 3 आप यहाँ पे बोल सकते थे, बिल्कुल ये और ज़्यादा बेहतर है। ओके, फिर आपने बात कहा है बॉडी एज इट हैज़ डाइवर्स एप्लीकेशन इन एग्रीकल्चर। आप ये कर सकते हो या सीधे सीधे बात कर सकते हो कि ग्रीन बायोटेक्नोलॉजी ब्रांच ऑफ, इसकी भी बात कह सकते थे, ऐसे भी चल जाएगा, इट्स नॉट इम्प्रूविंग क्रॉप यील्ड। यही मैं बात कह रहा था कि आप सीधे नेकेड पॉइंट नहीं दे सकते, इनका कोई मतलब नहीं है। दीज आर हॉलो, एम्प्टी, विदाउट एग्जाम्पल्स। तो आपको एग्जाम्पल ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आप ये चीज़ तो एग्जामिनेशन हॉल में भी बैठ के सोच सकते हो, बट एग्जाम्पल्स आर मोर इम्पोर्टेंट। यील्ड, हाँ ये जो आपने दिया है, अब ये एग्जाम्पल को इस तरीके से मत करो कि लगे कि काट रहे हो। हमेशा बोलता हूँ जो चीज़ ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो ये एग्जाम्पल है। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, यहाँ पे आपको अपना हैंड राइटिंग, ये वैसे तो पार्ट स्टेज लेटर स्टेज का पार्ट है, पर फिर भी बता दे रहा हूँ कि हमेशा ये प्रैक्टिस करते रहो कि इसको आप थोड़ा सा लाइक लिखा और हल्का सा गैप दो ताकि एग्जाम्पल साफ साफ दिखे, ऐसे हाईलाइट करो देन, ठीक है, ताकि एक क्लैरिटी या फिर एक लंबी लाइन देके एग्जाम्पल दो ताकि बहुत क्लियरली आपका एग्जाम्पल दिखे, ठीक है। तो ये रिप्रेजेंटेशन पे जब हम काम करेंगे तो ये देखेंगे, बट अभी से प्रैक्टिस करो तो बेहतर है, क्योंकि आपकी अच्छी चीज़ें जो मार्क्स दिलाएंगी ना वो नीचे रह जा रही हैं या फिर ऐसे हैज़ार्ड वे में आ रही हैं, तो ये नहीं है। ह्यूमन फैक्टर पे को भी ध्यान में रखते हुए हमें इन सब चीज़ों पे काम करना है स्टेप बाय स्टेप। रेसिस्टेंट क्रॉप अगेंस्ट वाटर लॉगिंग ड्रॉप, ये इसका भी एक एग्जांपल आप दे सकते हो, कौन सा इन्होंने रेसिस्टेंट क्रॉप बनाया है। इंक्रीज ड्यूरेबिलिटी ऑफ पेरिसेबल्स, बिल्कुल ये भी चलेगा, ठीक है। कुछ और स्पेसिफिक कीवर्ड है, बायोफोर्टिफिकेशन। और अगर आपको मालूम है कि बायो फोर्टिफिकेशन और फूड फोर्टिफिकेशन में क्या डिफरेंस है तो आप बता सकते हैं, क्योंकि दोनों ऐसे ही चीज़ें हैं, सिमिलर बट दोनों में डिफरेंस है, ठीक है। फोर्टिफिकेशन है दोनों ही। और 4 पॉइंट ये हो गए, दीज अबव एप्लीकेशन हेल्प इन इम्प्रूविंग फार्मर स्टैंडर्ड लिविंग आर फॉलोज, डबल इनकम, रिड्यूसिंग इनपुट कॉस्ट, रिड्यूसिंग क्रॉप फेलियर डैमेज, इंक्रीज सेल्फ लाइफ, रिड्यूस डिपेंडेंसी ऑन। आप ये दोनों आपने इस तरीके से अगर कर दिया है तो इट विल सफाइस। आपने क्या काम किया है ना कि एक साथ ही एग्जांपल या इस तरह से देने की जगह आपने एक तरफ एप्लीकेशन लिख दिया है इन दिस विल वे, तो कंबाइन टुगेदर दे लाइक आंसर करते हैं। बट इफेक्टिव ये है, इन दोनों में से आप कोई भी अप्रोच अपनाओ, क्योंकि फिर ये अगर सिर्फ इतना पढ़ा किसी ने तो एक साथ नहीं आ रहा। तो इफेक्टिव अप्रोच ये है, बट ये है कि हाँ आप कंप्लीट आंसर दे रहे हो, दोनों को हम मिक्स कर देते हो। बायोटेक्नोलॉजी हैज सिग्निफिकेंट रोल इन एग्रीकल्चर दैट विल इंप्रूव फार्मर स्टैंडर्ड लिविंग, हाउएवर देयर आर एरियाज लाइक स्टोरेज, एपीएमसी, ये इससे रिलेटेड नहीं है। तो आप जब कंसर्न कुछ भी लिखते हो ना तो इससे रिलेटेड आपको नहीं एड्रेस करना है। यहाँ पे आप यही सिंपल सा या तो ये बोल सकते थे कि स्टार्टिंग वाला कि 10 बायोटेक्नोलॉजी बाय रिड्यूसिंग वेस्टेज, इनपुट कॉस्ट एंड इम्प्रूविंग हेल्थ, न्यूट्रिशन एंड इनकम कैन इम्प्रूव स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग ऑफ फार्मर्स। इतना कह के आप कंक्लूड कर देते तो बेहतर था। रोल ऑफ बायोटेक्नोलॉजी इन इम्प्रूविंग, आपने हेडिंग दिया, ठीक है। बाई रिड्यूसिंग इनपुट कॉस्ट, अगेन आपको दिखाना पड़ेगा हाउ। जो आपने ये सीट दिया, देखो इन्होंने एग्जाम्पल दिया तो आपको बात कहनी पड़ेगी। क्रॉप आर इम्यून, इसका क्या एग्जाम्पल है, बायोटिक स्ट्रेस या डिजीज स्ट्रेस, तो अब ये बीटी कॉटन चल रहा है ना, आप वो एग्जाम्पल दे सकते हो। जो फॉल आर्मी वॉर्म्स हैं इनसे रेसिस्टेंट हैं, ठीक है। इंक्रीज सेल्फ लाइफ ऑफ प्रोडक्ट, डिक्रीज, अच्छा, पोस्ट हार्वेस्ट लॉसेस। तो एग्जाम इसमें आपको क्या है जो इन्होंने लिखा है कि ड्रॉट रेसिस्टेंस, हेल रेसिस्टेंट, है ना, तो ये आपको इसके एग्जाम्पल देने पड़ेंगे। पोकल्ली राइस था जैसे, तो आप उसके जीन्स अगर नॉर्मल क्रॉप में ले आओ, केरला का जो है फ्लड के टाइम पे पोकल्ली राइस वाज वेरी प्रोमिनेंटली इन यूज, क्योंकि वो सलाइन वाटर रेसिस्टेंट है। इनहेंस न्यूट्रिशनल वैल्यू, ऑल्सो इंक्रीज मार्केट वैल्यू। तो ये आपने यहाँ पे देखो ए को बी से कनेक्ट किया है, तो आपसे पहले ये बात करो कि बायोटेक्नोलॉजी विल इम्प्रूव न्यूट्रिशनल वैल्यू कैसे, ये आपने छोड़ दिया है बायोफोर्टिफिकेशन, है ना।
तो बायोटेक्नोलॉजी, बायोफोर्टिफिकेशन, इम्प्रूव न्यूट्रिशनल वैल्यू, इंक्रीज मार्केट वैल्यू, बेटर इनकम फॉर फार्मर, है ना। तो इस तरीके से चीज़ें कनेक्टेड हैं, यू विल हैव टू शो इट। चैलेंजेस एंड कंसर्न, एथिकल अफोर्डेबिलिटी, कंसर्न रिलेटेड टू जेनेटिक मैनिपुलेशन। देखो ये जो है आप कुछ चीज़ें मिक्सअप कर दे रहे हो, ठीक है। बायोटेक्नोलॉजी इज अ वेरी वेरी ब्रॉड टर्म। इसके अंदर आपने हम जो कल देखा था स्टेम सेल टेक्नोलॉजी आता है, जीएमओ आता है, ठीक है। बाकी जो आप हाइब्रिडाइजेशन ये जो यहाँ पे आ रहा है तो ये भी इसी का पार्ट है, बट इट डज नॉट हैव दिस फीचर। तो ये आपने ये बात कही ना एथिकल ज़्यादा कंसर्न, वो जीएमओ पे ज़्यादा अप्लाई होते हैं, ठीक है। ये जेनेटिक मैनिपुलेशन जो आपने बात की है ये इसके पार्ट है। तो एक बार बायोटेक्नोलॉजी के अंदर हमारे कितने कितने टॉपिक्स हैं ना, एक बार आप देख लोगे तो थोड़ी सी क्लैरिटी आ जाएगी। Hence biotechnology can become powerful tool for increasing, और ऐसा नहीं कि अप्लाई नहीं होगा क्योंकि जीएमओ बायोटेक्नोलॉजी का पार्ट है, बट इट इज मोर स्पेसिफिक ये चीज़ है। पावरफुल टूल फॉर इंक्रीजिंग फार्मर इनकम, इम्प्रूव स्टैंडर्ड। कैसे, यही चीज़ आपने फिर वही बात कह दी, हॉलो स्टेटमेंट। हेंस आप अगेन यहाँ पे जब कंक्लूड कर रहे हो तो जो हमने स्टार्टिंग में बात की, यू विल हैव टू शो कि रिड्यूस नेगेटिव, इम्प्रूव पॉजिटिव्स, दिस वे इट विल, है ना। जो नेगेटिव्स को कम करना है, पॉजिटिव को हम बढ़ा सकते हैं, जो कि कीवर्ड मैं बता चुका हूँ पहले में, वो आप यूज़ करेंगे। सेकंड क्वेश्चन है व्हाट इज इंडियाज प्लान टू हैव इट्स ओन स्पेस स्टेशन एंड हाउ। तो मैंने लाइक ब्रीफ में ही डिस्कस कर दिया था कि कैसे ये एक्सटेंशन है आपका मैंड मिशन का, जो कि पिछले साल आया था। मैंड मिशन अगर आपका आ गया तो आप सक्सेस अचीव कर लेते हो। अब क्या है, 3 दिन का हमारा गगनयान में है ना, 3 लोगों को आई थिंक हफ्ते भर के लिए रखना है, सो दैट्स देयर। अगर आप हफ्ते भर रख पाते हो, वही एक व्हीकल लेके परमानेंटली स्टैब्लिश कर देते हो ऑर्बिट में, जो कि अराउंड करे 365 या जैसे इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन है तो पूरे टाइम ही टाइम है, तो आप अपना ओन स्पेस स्टेशन तैयार कर लेते हो, ठीक है। तो इसके बाद आएगा मैन मिशन के बाद आपका नेक्स्ट स्टेप इज आपका अपना इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन, और फिर उसकी पूछ रहा है बेनिफिट बताओ, है ना। तो हमेशा यूपीएससी जनरली यही काम करता है कि एक स्टेप पीछे या स्टेप हिस्ट्री या ऐसा कुछ चीज़ें हैं तो उनका ओरिजिन पूछता है, और टेक्नोलॉजी होता है या नया डेवलपमेंट होता है। जैसे कि क्वाड वाला क्वेश्चन था 2020 में पूछा था कि क्वाड जो है सिक्योरिटी से बढ़ के एक इकोनॉमिक और पॉलिटिकल नहीं इकोनॉमिक ऑपरेशन एग्रीमेंट की तरफ बन रहा है। तो ये चीज़ें होती हैं, जो आपका फ्रंटियर होता है यूपीएससी उस पर जनरली क्वेश्चन पूछता है, और मैन मिशन का फ्रंटियर ये है। तो ये चीज़ें थोड़ा सा ध्यान में रखना है जब भी आप तैयार करो ऐसी चीज़ें। गगनयान, तो गगनयान से फिर फर्दर क्या बनता है हमारा, फर्दर स्पेस एक्सप्लोरेशन, टूरिज्म। तो ये चीज़ें आप ध्यान में रखोगे और उस पर हल्का सा काम कर लोगे कि आगे अगर पूछता है कि स्टेप तो आप तैयार हो। आंसर देखते हैं भाई, आंसर देखने से पहले हल्का सा डिस्कस कर लेते हैं कि क्या है। अगर हमारा अपना स्पेस स्टेशन हो जाएगा तो सबसे पहले तो हमारा सेल्फ रिलायंस वाला आत्मनिर्भर भारत का गोल हो जाएगा, ठीक है, सेल्फ रिलायंस। अब ये तो आ गया, ठीक है। अब इसका बेनिफिट क्या होंगे, बेनिफिट क्या होंगे कि हम अपने रिसर्च कैरी आउट कर पाएंगे। कैसे रिसर्च, स्पेस स्पेसिफिक रिसर्च की। हमारा स्पेस में अगर हम जाते हैं, वेंचर करते हैं या मार्स पे जा रहे हैं, लंबी यात्राएं हैं, तो उसमें क्या रिक्वायरमेंट है, बिना स्पेस में जाए आप वो कंडीशन कैसे सिमुलेट करोगे, तो स्पेस रिसर्च हो जाएगा। माइक्रो ग्रेविटी एक्सपेरिमेंट हैं वो आप कर पाओगे। देन ये दोनों बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। फिर आप नई चीज़ें नियर जीरो टेम्परेचर पे, जो आपका नासा जो करता है ना, वही चीज़ें यहाँ पे बस आपको लिखना है। नासा ऑलरेडी सब चीज़ें करता है, आपको न्यूज़ में मिलती रहती हैं कि क्या एक्सपेरिमेंट, किलो पावर एंड ये सब। तो एक और था जैसे किलो पावर नासा का एक्सपेरिमेंट है, तो आप ये देख पा सकते हो। जैसे कुछ एग्जाम्पल देख के आपको यही चीज़ें करना है कि हम अपना बना पाएंगे, तो ये हम अपने ये बेनिफिट ले पाएंगे। देन फर्दर आप स्पेस एक्सप्लोरेशन, अगर आपका पास स्टेशन है अपना खुद का तो वो आप कर पाओगे। आपका पिक्चरिंग एंड मॉनिटरिंग इन सब में भी हेल्पफुल होगा। तो बहुत सारे बेनिफिट हैं, कुछ मेजर पॉइंट आपको यहाँ पे लिखने थे, ठीक है। बात करते हैं इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन इज करेंटली ओनली ऑपरेशनल स्पेस लेबोरेटरी प्लेस्ड इन लो अर्थ ऑर्बिट। इट इज कोलैबोरेशन बिटवीन, ठीक है। आपने अभी क्वेश्चन थोड़ा सा, अब इसको ना अपना स्पेस स्टेशन की तरफ बात कर देते। स्पेस स्टेशन है क्या, इसका एक बैकग्राउंड दे देते ना, क्या मतलब है। तो आपने बहुत स्पेसिफिक कर दिया, रादर देन टॉकिंग अबाउट स्पेस स्टेशन यू हैव आईएसएस एक बहुत स्पेसिफिक चीज़ बात कर दी है ना। ये और इसमें डिफरेंट है, दिस इज एन
काइंड ऑफ प्रॉपर नेम कैटेगरी में आता है ना। तो ये चीज़ आपने बहुत स्पेसिफिक ये बता दिया, बता देते कि स्पेस स्टेशन क्या है। तो दिस इज अ लेबोरेटरी प्लेस्ड इन लो अर्थ ऑर्बिट। एग्जाम्पल आप दे देते नासा या इनका जो है इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन। फिर आप बात यहाँ पे बड़े आराम से कर सकते कि इंडिया कैन प्लेस इट्स ओन स्पेस स्टेशन, उसके ये बेनिफिट होंगे। तो बड़े आराम से हमारा एक स्मूथ फ्रेमवर्क आ जाता। ठीक है। ऑन सिमिलर लाइन इंडिया विल इज ऑल्सो प्लानिंग टू लॉन्च इट्स ओन स्पेस स्टेशन टू कम। ये भी वैसे चल जाएगा, इट्स नॉट बैड। ठीक है, ये अच्छा है विद दीज नेशन। बट हाँ, ये अगर इंट्रोडक्शन में जो आप गड़बड़ करो ना, ये चीज़ नहीं। इंट्रोडक्शन इसलिए थोड़ा सा जो मैं रिकमेंड कर रहा हूँ कि आप स्पेस स्टेशन बताओ, एग्जाम्पल दो इंडिया का अपना बताओ। ठीक है। इन्होंने क्या इसमें इंट्रोडक्शन लिखा है सेकंड आंसर में, बाबा आपने इसमें वे अहेड लिखा है बायोटेक्नोलॉजी में। एडॉप्ट दलवाई कमेटी रिपोर्ट, इंक्रीज आईसीटी एग्रीकल्चर, डाइवर्सिफाइंग एमएसपी प्रोक्योरमेंट। ये इससे रिलेवेंट नहीं है। स्टैंडर्ड आप फर्दर कर सकते थे, बट ये क्वेश्चन इस पे है नहीं। आप साइंस एंड टेक में क्वेश्चन कर रहे हो जीएस पेपर 3 में, तो एट बेस्ट ये कह सकते हो कि देयर आर अदर देन बायोटेक्नोलॉजी। बट बायोटेक्नोलॉजी पे जब क्वेश्चन पूछा तो अदर देन आप क्यों करने जाओगे, ठीक है ना। व्हाट इज इंडियाज प्लान टू हैव इट्स ओन स्पेस, अपना ये क्वेश्चन हो गया। हाँ, ये सही है ना। दिस इज व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट। आप स्पेस स्टेशन का कॉन्सेप्ट बताओ कि है क्या है। ऑर्बिटल स्टेशन एंड बेसिकली अ स्पेसक्राफ्ट कैपेबल ऑफ सपोर्टिंग a crew which is designed to remain in space for extended period of time. स्पेस या लो अर्थ ऑर्बिट बहुत अच्छा है, ये बेहतर है। ठीक है, क्योंकि आप स्पेस स्टेशन का कॉन्सेप्ट बता सकते हो यहाँ पे। कॉल हाँ, फॉर एग्जांपल बहुत अच्छा आईएसएस ऑफ ये। सिमिलरली इंडिया इज ऑल्सो वेरी एप्ट इंट्रोडक्शन टू द पॉइंट। आपने जो अप्रोच लिया है, ये अप्रोच है आपका कि आप बैकग्राउंड बताओ चीज़ें। इंडियाज प्लान एंटिसिपेटेड टुवर्ड्स इतने, ठीक है। टारगेट लॉन्च टू यूज माइक्रोग्रेविटी एक्सपेरिमेंट विदाउट एनी कोलैबोरेशन, एक्सटेंशन ऑफ ह्यूमन स्पेस मिशन। क्या बात है, सारी बातें आपने कर दी है इसमें। बेनिफिट्स ओवर स्पेस प्रोग्राम, एक्सपेंशन ऑफ स्पेस कैपेबिलिटी टू कैरी एक्सपेरिमेंट, provide service to other countries, generate revenue, docking services to spacecraft at space station, counter space hegemony। बहुत बढ़िया, सॉलिड पॉइंट लिखे हैं। आवर स्पेस प्रोग्राम, ठीक है। यहाँ बेनिफिट को थोड़ा सा और इसमें और माइक्रो टूल कर सकते हो, बट पॉइंट्स बहुत अच्छे हैं। ठीक है। अब यहाँ पे है स्पेस प्रोग्राम में जो आपने ये बिल्कुल अप्लाई होगा, ये बिल्कुल अप्लाई होगा, ये भी होगा। डॉकिंग स्पेस हेजेमनी कैंडल, ठीक है। इसमें एक्सटेंशन जो है ना, आप कैसे सपोर्ट जो करेगा ना, सपोर्ट आपको ये भी थोड़ा सा पॉइंट देखना है कि हमारे जो बेसिक है ना स्पेस प्रोग्राम और कौन से हैं। तो जो मैं स्टार्टिंग में बात कर रहा था कि आपको स्पेस इंडस्ट्री जो है, इस पे अगर आ गया इंडस्ट्री, तो आपके लिए जो ये रेवेन्यू वाला पार्ट है ना, ये अगर आने लग गया, ठीक है ना, तो आप ये स्पेस प्रोग्राम और ज़्यादा एक्सटेंड कर पाओगे अगर आपके पास फंडिंग हो गई। तो वो, तो अगर ये आपके पास आ गया तो यू विल हैव अलॉट मेनी बेनिफिट्स। ठीक है। तो ये रेवेन्यू या पैसे जो है तो टूरिज्म को प्रमोट कर सकता है, फर्दर एक्सप्लोरेशन को प्रमोट करेगा। ये चीज़ें आपका थोड़ा सा रह गया है, बट ओवरऑल वेरी गुड आंसर। Thus, space station have diverse backing. However, there are certain limitations like budget allocation, limited infrastructure, and ठीक है। ये अच्छा, आप यहाँ पे जो है ना, जिस तरीके से यही चीज़ मैं बात किया था कि आप जो लेके आते हो ना, उसमें कैसे लिखते हो वो मैटर करता है। यहाँ पे सही है। इट सेक्टर नीड टू बी एडजस्ट टू reap the benefits. Way ahead, new space policy, private player participation। अब यहाँ पे जो आपका नई आया है ना कि इंडिया ने जो ऑलरेडी स्टेप ले रखा है ना, न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड और इन स्पेस करके रेगुलेटरी फ्रेमवर्क, उस को आप यहाँ पे डाल देते ना, तो इट वुड हैव बीन समवॉट वन ऑफ द वेरी बेस्ट आंसर्स। क्योंकि ऑलरेडी जो चल चुका है इन स्पेस और ये इंडिया इस तरफ काम कर रहा है, इसको स्टैंड इन करने की जरूरत है। दैट्स इट। तो आपका एक बहुत ही अच्छा आंसर हो जाता है। वेरी गुड। इंडिया स्पेस प्लान
ओके, अराउंड इतने, ठीक है ठीक है। आपने बात किया है लो अर्थ ऑर्बिट में हम स्पेस करेंगे अराउंड 2010 का होगा। फैसिलिटी फॉर एस्ट्रोनॉट टू स्टे फॉर 15 to 20 days। इसको और एक्सटेंड करना पड़ेगा तो 2030 इज द टारगेट टू लॉन्च इट बाई देन 2030। इसको अब और शॉर्ट करो थोड़ा सा, है ना, हल्का सा और कट करो। ये रिडंडेंसी है बट ठीक है, मैं जस्ट एक्सटेंशन बता रहा हूँ। बेनिफिट, इट वुड इंक्रीज इंडियाज पोजीशन इन स्पेस पावर, अर्न रेवेन्यू फॉर कमर्शियल engagement with other nation, help deep space exploration। ये ज़्यादा relevant थोड़े पॉइंट होंगे स्पेस प्रोग्राम के रिस्पेक्ट में। सस्टेन स्पेस फॉर लॉन्गर टाइम, ठीक है, बहुत अच्छा। ये रेवेन्यू का आपने बता दिया, फर्दर एक्सप्लोरेशन पे बात कर दिया है, सस्टेनेंस की बात कर दी है, ठीक है। However, India is still lacking technological advancement which can fulfill this goal, so it should collaborate with private player and other countries for a bid। ठीक है, आपने यहाँ तक कि अच्छा किया। तो कोलैबोरेशन की जगह पे आप जो भी इनिशिएटिव लिए गए हैं आप इन्हीं पे बात करो कि इनको फर्दर स्ट्रेंथन, और क्योंकि खुद ही देखो प्राइवेट प्लेयर पे हम लेके आ ही गए हैं, एक फ्रेमवर्क लेके आए हैं। एक स्पेसिफिक अंतरिक्ष तो पहले से था, है ना, रेवेन्यू जनरेट करने के लिए। एक नया हम प्राइवेट सेक्टर के लिए भी लेके आए। तो ये जो नया है ना, इन स्पेस लिमिटेड जो कंपनी इन्होंने लॉन्च की इंडिया की, तो उनको आप मेंशन करना यहाँ जरूरी है। क्यों? क्योंकि दीज आर रिसेंट इनिशिएटिव, ठीक है। इन पे अगर अच्छे से काम हो गया तो दे कैन बी दिस थिंग जो आप बात कह रहे हो, दे कैन एडजस्ट दिस थिंग। तो हमेशा इंस्टीट्यूशन अगर है या कुछ नया इनिशिएटिव है तो उसके लाइक थ्रू आप बात करें तो बेहतर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, with growing energy need, should India keep on expanding its nuclear energy program? Discuss facts and fear associated with। सो कल डिस्कस करते वक्त मैंने बोला था 30 गीगावाट। 30 गीगावाट नहीं है ये, मैंने हाइड्रो का बता दिया था। हाइड्रो का अभी करेंटली 2021 के अराउंड 30 गीगावाट है। न्यूक्लियर का है हमारा स्टेटस, लिख लो, ये मिनिस्ट्री की दी हुई रिपोर्ट के हिसाब से है। न्यूक्लियर पावर का है हमारा 22 ऑपरेशनल न्यूक्लियर पावर प्लांट है, ठीक है। एनपीपी न्यूक्लियर पावर प्लांट ऑपरेशनल है बाई 2021, जैन 2021 तक का ये है स्टेटस। और उससे हमारा जनरेट हो रहा है 6.7 गीगावाट। एंड हमारा 2030 का टारगेट है अराउंड 22.6 या 7, 22 पॉइंट समथिंग जो है गीगावाट का हमारा टारगेट है बाई 2030। न्यूक्लियर पावर प्लांट का स्टेटस बता रहा हूँ, ठीक है। तो ये लिख लो, ये काम आएगा कई जगह पे हमारा ये है। क्यों? क्योंकि अगेन ग्लासगो वाला याद है ना, हमारे पीएम जी कमिट करके आए हैं 500 गीगावाट बाय 2030। ये भी टारगेट याद रखना, बहुत काम की चीज़ है ये, कुछ डाटा याद रखने वाली है। 2030 एट ग्लासगो, ठीक है, COP 26, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। इसमें इन्होंने बात किया है कि 50% विल कम फ्रॉम रिन्यूएबल सोर्सेज, ठीक है। तो ये डाटा और एनर्जी आर्किटेक्चर एक कि अभी प्रेजेंटली कितना है, तो अभी नॉन फॉसिल फ्यूल और फॉसिल फ्यूल, तो ये नॉन फॉसिल फ्यूल के लिए है। अभी हमारा फॉसिल फ्यूल डोमिनेटेड है, तो मोर देन 50% इज फॉसिल फ्यूल, ठीक है। इस वक्त करेंटली फॉसिल फ्यूल मतलब जो ग्रीन हाउस गैस इमिट कर रहे हैं, पेट्रोलियम, कोल एक्सेट्रा, ठीक है। तो ये आप समझ के रखो, काम की चीज़ें हैं बहुत। चलो क्वेश्चन देखते हैं क्या है। विथ ग्रोइंग एनर्जी शुड इंडिया कीप ऑन एक्सपेंडिंग। तो हमारा सीधे सीधे बात कर रहे हैं कि हमारी नीड बढ़ रही है। एक तो ये पॉइंट हो गया कि क्या न्यूक्लियर प्रोग्राम को बढ़ाना चाहिए। तो आपको पहले तो ये दिखाना पड़ेगा कि हाँ नीड बढ़ रही है, और फिर न्यूक्लियर प्रोग्राम को बढ़ाने की जरूरत है कि नहीं, इस पर हम कमेंट करेंगे। तो हम क्या डिस्कस, उसके बाद सेकंड पार्ट है इसके साथ एसोसिएटेड फियर एंड फैक्ट की बात करिए। तो हमारा नीड बहुत तेज़ी से बढ़ रही है, न्यूक्लियर की कैपेसिटी कंपैरेटिवली लेस है, बट हमारा एनर्जी एक शब्द होता है डाइवर्सिफिकेशन। तो गिवन कि हमारी नीड रैपिडली बढ़ रही है और न्यूक्लियर ये कि लिमिटेड कैपेसिटी है, तो हमें अल्टरनेटिव ऑप्शन ढूंढने पड़ेंगे। पहला पॉइंट ये इस्टेब्लिश हो जाता है, ठीक है। दूसरा ये कि हमें न्यूक्लियर बढ़ाना है कि नहीं। तो द मोमेंट यू कंसिडर दिस एस्पेक्ट कि एनर्जी हमेशा डाइवर्सिफाइड होनी चाहिए। आपकी एनर्जी कहाँ से आप डिराइव कर रहे हो, डाइवर्सिफाइड मतलब कि आप सिर्फ कोल पे रिलाई नहीं कर सकते, आप सिर्फ सोलर पे रिलाई नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि अभी जो ब्लैक आउट हुआ था, सोचो कोल पावर प्लांट बंद हो गए, कुछ बहुत एक्सट्रीम इन्वायरमेंट आ गया और सूरज आप महीने भर तक नहीं देख पाए, जस्ट इन केस हाइपोथेटिकली ले लो, ठीक है।
तो वेयर यू विल रिलाई, अभी आपका सऊदी ने ब्लॉकेट किया, सऊदी कह रहा हूँ, पेट्रोलियम पे भी आया था यूरोप में, नॉर्थ स्ट्रीम बंद हो गई ना यूरोप के लिए। तो ऐसी सिचुएशन को डील करने के लिए हमें डिफरेंट डिफरेंट एनर्जी सोर्स चाहिए होते हैं। इसी को हम बोलते हैं एनर्जी डाइवर्सिफिकेशन, विच इज रिक्वायर्ड फॉर व्हाट, एनर्जी सिक्योरिटी। एनर्जी सिक्योरिटी मतलब क्या, कि हमारा एनर्जी सिक्योर है, हमें मिलती रहेगी। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट है। तो इसलिए हमें न्यूक्लियर पावर भी चाहिए। क्यों? क्योंकि आप इसको बंद करना बहुत डिफिकल्ट है। आपका सूरज हो चाहे ना हो, आसमान साफ हो तो नहीं साफ हो, फॉसिल फ्यूल हो चाहे ना हो, उससे कोई लेना देना नहीं, बहुत रिलायबल सोर्स है जो एटलीस्ट आपकी क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर पावर करने के लिए, ऐसी जगहों पे पावर करने के लिए एनर्जी अवेलेबल होगी। इसलिए न्यूक्लियर एनर्जी को आप इग्नोर नहीं कर सकते हो। हाँ, इसकी लिमिटेशन है, स्लो ग्रोथ है, और ये फैक्ट्स एंड फियर है, वो हम देख लेंगे। तो ये बैकग्राउंड हो गया आपका। आई थिंक इससे ज़्यादा आपको जरूरत नहीं है। क्या है, पिछले वाले को मिला लो एंड ये, तो ये आपका पूरा कवर कर लेता है इंडियाज न्यूक्लियर लाइक प्लान जो है, प्लान क्या, बेसिकली न्यूक्लियर साइंस को पूरा कवर कर लेता है। हमने पिछले वाले में इसका ग्रोथ देख लिया था, डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी के साथ साथ हमारा न्यूक्लियर प्लान देख लिया था। एक ही चीज़ इसमें बचती है जो इंटरनेशनल पॉलिसी में होगा, वो है न्यूक्लियर मिसाइल या न्यूक्लियर डॉक्ट्रिन क्या है। ठीक है, तो नो फर्स्ट यूज ये सब मालूम है, वो भी हम डिस्कस कर चुके हैं। तो ये पूरा टॉपिक कवर हो गया है। ठीक है, न्यूक्लियर में तुम्हारा सिविल एंड मिलिट्री हमने लगभग लगभग दोनों कवर कर लिया है, आप दोनों को मिला लो तो। चलो आंसर पढ़ते हैं। इंट्रोडक्शन क्या इन्होंने दिया है कि न्यूक्लियर एनर्जी इज प्रेजेंट इन न्यूक्लियर एटम्स extracted via process of nuclear fission. India is energy deficient country and nuclear energy can help to meet demand of the country. आपने इस साइड से दिखाने की कोशिश की है कि हाँ ये ऐसे एनर्जी आती है, दैट विल ऑल्सो डू। ठीक है, हमारा बेहतर ये होता है कि हमारे ग्रोइंग नीड अगर आप दिखा पाते, कैसे दिखाओगे आप, अर्बनाइजेशन के थ्रू दिखा पाओगे एक, कि हमारा इतने से इतने एक्सपेक्टेड है बाय 2030 या 2050, जो भी आप लॉन्ग टर्म में दिखाओ। 2030 तक की, आई थिंक 50 तक की है, 60% अराउंड। इसके अलावा क्या कहोगे कि इंडिया बीइंग अ डेवलपिंग कंट्री, टू डेवलप इनटू, या बीइंग अ डेवलपिंग कंट्री, इंडिया नीड मोर एनर्जी रिसोर्सेज टू बी कैटेगराइज एज अ डेवलप्ड वन। तो डेवलपिंग से डेवलप्ड बनने के लिए इंडिया को बहुत सारी एनर्जी चाहिए होगी। आप ये एक बात करके दिखा सकते हो कि इंडिया की लेजिटिमेट नीड है, नीड एंड लेजिटिमेट नीड थोड़ा सा आप दिखा पाओ तो वो बेहतर आता है। देन उसके बाद हम बात करेंगे कि इस नीड को पूरी करने के लिए न्यूक्लियर एनर्जी एक ऑप्शन है, शुड इट बी। तो इसके प्रॉस हैं एंड कॉन्स हैं, जो कि मैंने भी डिस्कस कर दिए हैं। उसके बेसिस पे हम जो हमारे दो पैरामीटर या क्राइटेरिया थे उस पर आंसर करेंगे कि हाँ हमें शुड कीप ऑन इंक्रीजिंग एक्सपेंडिंग, तो हाँ बिल्कुल, बट इसका कॉस्ट बहुत है ना, और इश्यूज बहुत हैं, ऑपरेशनल, टेक्नोलॉजिकल। ठीक है, तो ये हम बात कहेंगे, बट अगेन टू कीप एनर्जी डाइवर्सिफिकेशन एंड एनर्जी सिक्योरिटी इन माइंड, इसको बढ़ाने की ज़रूरत है। ये हमारा आंसर कंक्लूड हो गया। फिर फियर कि ये हो जाता है, अब देख लेते हैं। फियर तुम्हारा कई बार रूमर मॉन्गरिंग की वजह से आ जाता है, इसलिए क्वेश्चन पूछा था ये। आपने क्या लिखा है, एक्सपेंडिंग न्यूक्लियर एनर्जी प्रोग्राम चीपर देन फॉसिल फ्यूल, ये किसने बोल दिया भाई, ये कैसे हो गया? अगर ये होता तो हर कोई न्यूक्लियर नहीं बना रहा होता। नो, दिस इज रॉन्ग, दिस इज नॉट चीपर देन फॉसिल फ्यूल, ग्रीनर है। ठीक है, ग्रीनर, कंपेरेटिवली ग्रीनर है, रिड्यूस डिपेंडेंस ऑन अदर नेशन, एनर्जी सिक्योरिटी। यही मैंने बोला था कि विदाउट आप डाइवर्सिफिकेशन कैसे करोगे एनर्जी सिक्योरिटी, तो आपने सीधी डायरेक्ट बात कह दी, एकदम लास्ट पॉइंट। ठीक है, देन आपका न्यूक्लियर एनर्जी फैक्ट्स फियर्स। अब इसके साथ आपने खुद ही समझ में आ गया होगा कि पूरी तरह से जस्टिस नहीं किया है पार्ट 1 के साथ। ठीक है, तो इसको बेहतर कर सकते हो आप, गिवन जो मैंने फीडबैक दिया है उस पर। हम दूसरे वाला आंसर देख लेते हैं, इन्होंने क्या लिखा है कि एज पर IEA रिपोर्ट, इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी रिपोर्ट, इंडिया इम्पोर्ट 70% ऑफ इट्स एनर्जी डिमांड फ्रॉम आउटसाइड। बहुत अच्छा, ये है फैक्ट का यूज। As it poses a great energy security challenge, so India need to certify towards, what is it, I cannot read जो भी आपने लिखा है, shifting, so India is now shifting towards nuclear energy to meet its growing energy need.
इतना भी कर सकते थे क्योंकि आपने दिखा दिया कि चैलेंजेस इन दस इंडिया इज मूविंग टुवर्ड न्यूक्लियर एनर्जी, ठीक है, इतना चल जाएगा। बट ठीक है, ये होता है आपका एप्ट इंट्रोडक्शन या एप्ट यूज ऑफ डाटा, ठीक है। कीप न्यूक्लियर एनर्जी प्रोग्राम एक्सपेंडिंग, रीजंस एनर्जी सिक्योरिटी, reduce import dependency, fiscal burden, shifting towards cleaner source of energy, reduce emission। बहुत अच्छा फ्रेमवर्क भी यूज़ किया है। पेरिस कन्वेंशन, रिड्यूस, ये हमारे टारगेट बेसिकली टू मीट इंटरनेशनल टारगेट आप कह सकते थे, ठीक है। क्लाइमेट चेंज, देर आर सर्टेन फैक्ट्स एंड फेयर एसोसिएटेड। अगेन ये चीज़ मत करो भाई, हमेशा पार्ट्स के साथ जस्टिस करो, पार्ट्स को अच्छे से दिखाओ। यहाँ पे ऐसे कंटिन्यूशन में ये तो बहुत अच्छा है, बट ये थोड़ा सा स्पेसिंग वाला फैक्टर रखो, है ना। 2 पेज आपको मिलेंगे यहाँ पे, आप पेज बचा के कहाँ ही जाओगे, है ना। जहाँ लाखों रुपए कोचिंग में आप खर्च कर रहे हो, अगर नहीं किए हो तो फिर अच्छी बात है, बट पीपल आर वेस्टिंग, खासतौर पे ऑनलाइन वालों की तो छोड़ ही दो, व्हाट दे हैव लर्न। आई एम नॉट गोइंग टू कमेंट ऑन दैट, बट लेट्स सी कि आप प्रैक्टिस टाइम पे कभी भी डोंट कंजूसी मत करो। प्रैक्टिस के टाइम पे प्रोसेस बहुत इंपॉर्टेंट है, आप जो हैबिट बनाते हो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आप स्कूल में रफ के टाइम पे वो गंदी सी कॉपी लेके कर सकते थे, यहाँ पे आप एफोर्ड नहीं कर सकते हो। यहाँ रफ मतलब कि आप जो हैबिट बना रहे हो उसका रिफ्लेक्शन है। सो मेक गुड हैबिट्स, छोटी छोटी चीज़ें, हमारा कोर ही यही है कि स्मॉल थिंग्स ओवर एक्सटेंडेड पीरियड ऑफ टाइम मेक ह्यूज डिफरेंस। यही है कि ये छोटी छोटी चीज़ें आप लंबे समय तक जब करते हो ना, तो छोटी छोटी चीज़ें बहुत बड़ा डिफरेंस क्रिएट कर देती हैं, ये छोटी नहीं रह जाती हैं। तो इसीलिए छोटी छोटी चीज़ों पे मैं बोलता हूँ और आप इसको ध्यान में रखिए, सही करिए। क्लीनर सोर्स ऑफ एनर्जी मीटिंग फैक्ट है हमारा, ठीक है। राइजिंग डिमांड ऑफ एनर्जी नीति आयोग, लिमिटेड इंफ्रास्ट्रक्चर, इनिशियल कॉस्ट बीइंग बेयरिंग इज हाई। फियर क्या है, हैजार्डस रिस्क, हेल्थ रिस्क, रिस्क ऑफ डिस्प्लेसमेंट, डिग्रेडेशन, न्यूक्लियर वेस्ट। सो फियर ये आपका कुंदन कुलम के आसपास प्रोटेस्ट आई थिंक हुए थे, उसकी वजह से पूछा था। तो 3 पॉइंट है, आपने चीज़ें बात एक ही साथ कर दी। बेसिकली जो बातें फैलाई गई थी कि इररिस्पेक्टिव ऑफ दैट दिस क्रिएट हैजार्डस वेस्ट, और उससे लोकल इन्वायरमेंट, सॉइल फर्टिलिटी, इसलिए लोग जो थे ये सब मिथ या जो फियर फैलाए गए थे कि ये है इससे रेडियो एक्टिविटी आ जाएगी और इन्वायरमेंट, सॉइल, वाटर ये सब कंटामिनेट हो जाएंगे, यू विल हैव टू लीव। तो ये आपको थोड़ा सा इसके साथ थोड़ा सा जस्टिस करना है, सिर्फ इतने से काम नहीं होगा। दिस इंडिकेशन वोंट डू, बट ठीक है, आपने जो लिखा है पॉइंट यहीं आएंगे, बट थोड़ा सा एक्सप्लेनेटरी फ्रेमवर्क में आपका होना चाहिए। Thus, nuclear energy will help in meeting rising demand of the country. However, its concern should be addressed properly. That put various threat to life and that put various threat to life and भाई आप खुद ही लिखी हो यहाँ पे फियर और उसमें डाले ये चीज़ें और फिर बात करो कि इसको एड्रेस करने की जरूरत है। तो आप ये कहो ना कि ये करता नहीं है, ये फियर्स हैं, इन फियर्स को या मिथ को जो है अवेयरनेस एंड एजुकेशन के साथ हटाने की ज़रूरत है। यहाँ पे मीनिंग अलग सी आ रही है, ऐसा आप जैसे यहाँ पे जैसे लिखे हो ना, कंसर्न शुड बी एड्रेस प्रॉपर्ली, इसका मतलब ये आप पे कह रहे हो कि ये सही में चीज़ें हैं, ठीक है। तो ये थ्रेट किसके साथ है, ये रेडियो एक्टिव जो वेस्ट निकलता है उससे डेफिनेटली है, तो उसका प्रॉपर डिस्पोजल और फ्रेमवर्क होना चाहिए, ये सही बात है। इन्वेस्टमेंट, ये तो आई थिंक कि रट ही जाएगा कि 0.6% ऑफ जीडीपी। चाइना का कितना था, जर्मनी का 2.7% ऑफ जीडीपी एडवांस टेक्नोलॉजी। चाइना ही यूज़ करो भाई, जर्मनी इज डेवलप्ड कंट्री। तो डेवलपिंग और डेवलप का कोई कंपैरिजन नहीं होता है, बेहतर है कि आप डेवलपिंग वर्सेस डेवलपिंग करो। अगर ब्राज़ील का है, चाइना का है, दे आर समवॉट मोर कंपैरेटिव नेशन स्टेट देन जर्मनी या यूएसए। अगर नहीं है तो आप बिल्कुल कर सकते हो। एडवांस टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन, बायलैटरल कोलैबोरेशन, ठीक है। इन्होंने क्या लिखा है आगे, फैक्ट्स, न्यूक्लियर फ्यूजन प्रोसेस यूज फॉर न्यूक्लियर एनर्जी, यूरेनियम प्लूटोनियम यूज्ड, large quantity of water for cooling, cleaner, cheaper and greener source of energy, ठीक है। देखो फैक्ट में सीधे सीधे जो अगेन फियर, फैक्ट फियर क्या है, तो ये सेफ है ना। जो था कि कुछ आ गया, बाढ़ आ गई है ऑल दैट, तो सेफ्टी को लेके कंसर्न थे बहुत ज़्यादा।
तो इज इट सेफ, देन इज इट क्लीनर, इज इट हैजार्डस, ठीक है। तो ये वाले पॉइंट्स के साथ आपको बात करनी थी। एक्सीडेंट, हाँ, जो आपने यहाँ पे ये लिखा सही है, न्यूक्लियर वेस्ट डिस्पोजल। अब ये क्या फियर क्या है, अनचेक्ड या हजार्डस न्यूक्लियर वेस्ट डिस्पोजल लिखोगे तो इसका क्या मतलब हो गया, ये फियर क्या है कि हम न्यूक्लियर वेस्ट डिस्पोज कर रहे हैं, ये फियर है, क्या अच्छे तरीके से या हजार्डस वे में कर रहे हैं कि बाहर ही फेंक दे रहे हैं, ये फियर है ना। तो ये आपका पॉइंट यहाँ पे इस तरीके से आना चाहिए। न्यूक्लियर पावर प्लांट फियर अटैक बाय टेररिस्ट बिटवीन वॉर कंट्री, हाँ ये भी लेजिटिमेट फियर है, कैन बी साइट फॉर अटैक बिटवीन वॉरिंग कंट्रीज में। देयर इज अ कन्वेंशन विच प्रोटेक्ट्स, अभी यूक्रेन में भी देखोगे ना तो दे आर नॉट अटैकिंग, है ना। तो देयर आर ट्रीटीज टू प्रिवेंट दिस थिंग, अगेन जो आपने लिखा है ना, यहीं से इंस्पिरेशन आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो लगभग आप दोनों ने किया है, आपका कंक्लूजन रह गया है। कंक्लूजन इन्होंने जो दिया है वे फॉरवर्ड के साथ लगभग रेलेवेंट है, तो आप लिख सकते हो। डिस्कस वर्क ऑफ बोस आइंस्टीन स्टैटिस्टिक्स डन बाय प्रोफेसर। तो अगेन हमारा अचीवमेंट ऑफ इंडियन से अगेन देखा ही था। अब यहाँ पे आया है कि है क्या स्टैटिस्टिक्स और किस तरह का आप यहाँ पे इंट्रोडक्शन दोगे। तो यहाँ पे आप बैकग्राउंड बेस्ड इंट्रोडक्शन दोगे, क्वाइट क्लियर हो गया होगा कि आपको पहले बताना पड़ेगा कि क्या चीज़ थी, ठीक है। तो बोस ने सत्येंद्रनाथ बोस थे प्रोफेसर, इन्होंने कैलकुलेशन करके बेसिकली प्रोडिक्ट किया था कि एट एब्सोल्यूट जीरो या नियर जीरो टेम्परेचर जो एंट्रोपी ऑफ अ सिस्टम इज जीरो, मतलब कि मैटर जो है वो समवॉट एक यूनिफॉर्मिटी में आ जाता है, या एक एंट्रोपी मतलब पूरा जो सिस्टम होता है, एंट्रोपी मतलब एबनॉर्मलिटी, वो खत्म हो जाती है और एक सिस्टम एक फॉर्म में काम करता है, ठीक है, एक डिफरेंट स्टेट एक्वायर्ड कर लेता है, समथिंग लाइक दैट। एंड ये इन्होंने प्रोडिक्शन आई थिंक अर्ली 1900 में दिया था, 2030 जो भी है, 20s में आप देख देना, 20s में इन्होंने करके दिया था। आइंस्टाइन जी उस टाइम पे जिंदा थे, तो इन्होंने आइंस्टाइन को अपना दिया पेपर, आइंस्टाइन ने इसको पेपर को इवेलुएट किया, उनको सही लगा चीज़ें, तो इसीलिए नाम है पहले। अगर ये लाइक फनी स्टोरी है कि अक्सर आप यूरोपियन को देखते हो ना, तो क्या काम करते हैं, अपना नाम पहले पुट करते हैं, भले आपने वो सही काम किया हो। बट आइंस्टाइन ने देखो अच्छी इंसान थे भाई, इन्होंने बोस के नाम को पहले रखा, देन अपना नाम रखा, और फिर वो पेपर को अलग अलग जगहों पे जर्नल में पब्लिश कराया। तो वेन एवर यू आर पब्लिशिंग एनी पेपर ना, तो हमेशा उसमें नाम आता है। जो मैंने अभी अपना एक स्किल वाला वीडियो दिया था, तो उसमें भी हर जगह पे दिस इज द प्रॉपर वे, वेन एवर यू आर पब्लिशिंग एनीथिंग, आर्टिकल या रिसर्च या इस तरह के रिपोर्ट, तो हमेशा जो पब्लिशर्स होते हैं उनका नाम आता है। तो दैट्स वाई दिस नेम, कि बोस ने काम किया था बेसिक, आइंस्टाइन ने फर्दर उसमें इम्प्लीकेशन ऐड करके इसको पब्लिश कराया था, आई थिंक फिजिक्स की जर्नल थी, सो वहाँ से नाम पड़ा। फिर लेटर ऑन जब हमने सही में इसको एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर पे मैटर को रखा, तो ये फाउंड कि हाँ ये चीज़ काम करती है, एंड इसको फिर बोला जाता है बोस आइंस्टीन कंडेंसेट, ठीक है। और इसी के अराउंड जो है आपका कुछ प्रॉपर्टीज़, एक तो फिजिकल चीज़ों में मिलती है, जैसे कि आप एब्सोल्यूट जीरो पे लेके जाते हो तो सुपर कंडक्टिविटी मिलती है, बट यहाँ पे वो चीज़ नहीं पूछा, यहाँ पे पूछा है रेवोल्यूशनराइज फील्ड ऑफ फिजिक्स। तो फील्ड ऑफ फिजिक्स में आपका ये इसका और फर्दर इम्प्लीकेशन ये था कि स्टैंडर्ड मॉडल ऑफ फिजिक्स आपने अगर नहीं पढ़ा है, नहीं जानते हो, तो फिर डिफिकल्ट होगा कि क्या है ये स्टैंडर्ड मॉडल ऑफ फिजिक्स। तो अभी तक एक ब्रीफ में बता देता हूँ कि क्या है मॉडल, स्टैंडर्ड मॉडल। अभी तक आपने पढ़ा है ना कि कोई भी चीज़ होती है, आपकी बॉडी इंक्लूडेड, आर मेड ऑफ एटम्स, स्मॉलेस्ट यूनिट एटम, है ना, डाल्टन प्रिंसिपल, ये सब जो आप पढ़ते थे। तो दिस इज व्हाट एक बेसिक केमिस्ट्री एनसीईआरटी में भी यही चीज़ चल रही है, एटम इज द स्मॉलेस्ट यूनिट। बट विथ ड्यू डेवलपमेंट ऑफ टेक्नोलॉजी, खासतौर पे LHC और बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट पे जो हमने एक्सपेरिमेंट किया, सबसे बड़ा तो ये है लार्ज हैड्रो कोलाइडर एट सर्न, ठीक है, स्विस फ्रांस बॉर्डर पे है ये, कई किलोमीटर का अंडरग्राउंड लेबोरेटरी है। तो इसमें हमने क्या किया कि दो एटम्स ऐसे हैं, इनको लगभग बहुत हाई एसिलरेट करके आपस में कोलाइड कराया
एटम्स को, समझ रहे हो? बुलेट फिल्मों में देखते हो ना कि बुलेट कोलाइड होती है, उसी तरह से एटम्स कोलाइड हो रहे हैं यहाँ पे। और जब ये आपस में से कोलाइड होते हैं तो दे ब्रेक डाउन पे पता चला कि हमारा एटम इज नॉट द स्मॉलेस्ट यूनिट, एटम भी टूटता है और उसके अंदर भी छोटे और पार्टिकल हैं, और उन पार्टिकल्स से डील करता है स्टैंडर्ड मॉडल ऑफ फिजिक्स। ठीक है, तो अब और थोड़ा सा ब्रीफ बता दूं तो इसमें क्या है कि आपको कुछ पार्टिकल सुनते होगे कि मैटर और एंटी मैटर, तो कुछ चीज़ें हैं जो मैटर बेसिकली फिजिकल प्रॉपर्टी देती हैं, उसी के अगेंस्ट हमने डिड्यूस कर रखा है कि एक एंटी मैटर होगा, देन इनको बाइंड करने के लिए कुछ फोर्सेस होंगे। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें इसमें आप पढ़ोगे, जब पढ़ने जाओगे ना, तो इसलिए बता रहा हूँ ताकि आपको समझ में आए चीज़ें। ठीक है, देन और भी अगर ये सारी चीज़ें इससे बनी है तो ये पार्टिकल किससे मिलके बने हैं, तो आपका एक पार्टिकल का नाम आता है गॉड पार्टिकल। ठीक है, यहीं से शब्द आता है कि अगर ये छोटे हैं तो इसको अब हम लगभग लगभग मानते हैं कि दिस इज व्हाट इट इज, लाइक सबसे छोटा बेसिक एलिमेंट जो है सम व्हाट, इसको हम बोलते हैं गॉड पार्टिकल्स को। इसी का आई थिंक नाम हिग्स बोसॉन भी है। और अगर हम इसको स्टडी कर लें तो दिस इज लाइक कि ये नॉन इंटरैक्टिव पार्टिकल है, बहुत छोटे हैं, मिलियन और बिलियन में एक टाइम आपकी बॉडी से पास हो रहे हैं हर टाइम पर, समथिंग लाइक दिस, कि आपकी बॉडी से बिलियंस ऑफ पार्टिकल्स आर पासिंग थ्रू एट एनी मोमेंट, एंड सिंस दे आर वेरी लेस रिएक्टिव, मतलब किसी चीज़ से रिएक्ट ही नहीं करते हैं, तो अगर हमारा यूनिवर्स जब बना था तो उस टाइम से एग्जिस्ट कर रहे हैं क्योंकि किसी से रिएक्ट नहीं करते हैं। तो अगर हम इनको पढ़ पाएँ, इनको समझ पाएँ, तो हम ये भी समझ पाएंगे कि जब यूनिवर्स बना था तो कैसी सिचुएशन रही होगी, क्या चीज़ें बनाती हैं। तो ये पूरा एक नया दुनिया ही खोल दी फील्ड ऑफ फिजिक्स में। ठीक है, सो दिस इज व्हाट इट इज ऑल अबाउट। ठीक है, तो स्टैंडर्ड मॉडल को देख लेना, इसमें आपको क्वार्क मिलते हैं, फोर्सेस मिलते हैं। ठीक है, एक आई वुड रिकमेंड, हाईली हाईली रिकमेंड कि आप एक इलस्ट्रेटिव वीडियो देखो जिसमें थोड़ा सा ये लोग जो अच्छा खासा ना एनिमेशन और लाइक ग्राफिक यूज करते हैं, तब आपको थोड़ा समझ में आएगा। एंड अभी देख लेना, इसके बाद ही एक आधो दिन में, अदरवाइज फिर ये टॉपिक उड़ जाएगा। और ये बहुत लाइक फैसिनेटिंग टॉपिक है, बहुत मजा आएगा, एटलीस्ट मुझे तो आता है। तो अभी आप यहाँ से डार्क मैटर एंड और जब चीज़ें पढ़ते हो तो इट लाइक गिव्स यू अ होल न्यू पर्सपेक्टिव कि आप दुनिया क्या सोचते हो एंड क्या है। लाइक छोटे में भी सोचो, लाइक यू कैन गो स्मॉलर स्मॉलर बियॉन्ड योर इमेजिनेशन, एंड जब आप यूनिवर्स देखते हो तो दैट ऑल्सो गोज बियॉन्ड योर इमेजिनेशन। और फिर लाइक कि वेयर आर यू इन दिस ऑल, सो दैट्स फैसिनेटिंग। बट आते हैं भाई, ये हो गया आपका थोड़ा सा ब्रीफ बैकग्राउंड, ताकि आप जब पढ़ो तो आपके लिए आसान रहे समझने में चीज़ें। और अगर इसमें भी कभी कोई डाउट है तो अगर होगा तो देख लेंगे वो भी। आंसर पे आते हैं, क्या इन्होंने इंट्रोडक्शन लिखा है। सत्येंद्रनाथ बोस वॉज एन इंडियन थियोरेटिकल फिजिसिस्ट हु लेड द फाउंडेशन ऑफ क्वांटम स्टैटिस्टिक्स। ठीक है, बोस आइंस्टाइन, अच्छा है, ठीक है, आपने इतना भी दे दिया, गुड। इट प्रिडिक्टेड दैट एट वेरी लो टेम्परेचर नियर एब्सोल्यूट जीरो all particles will condensate into a single particle called boson। सही है, बोसॉन मतलब बोस के नाम पे ही। ये किसको पढ़ रहे थे, ये फोटॉन्स को पढ़ रहे थे। तो फोटॉन्स को पढ़ते पढ़ते जब इन्होंने अपना स्टैटिस्टिक्स, अगेन इसीलिए कि स्टैटिस्टिक्स इज अ वेरी पावरफुल टूल, इससे आप प्रेडिक्ट कर सकते हो। तो इन्होंने जब ये अप्लाई किया तो इन्होंने एक डिफरेंट स्टेट पाई, तो इसलिए ऑन यहाँ से आया है, बोस इनके नाम से आया है, तो बोसॉन। ठीक है, देन revolutionized field of physics, help in discovery of Higgs boson particle or God particle, help simulate condition that might apply in black holes। अगेन ब्लैक होल्स में भी क्या है कि कौन से फोर्सेस हैं, क्या चीज़ें अप्लाई हो रही हैं। ठीक है, आपने स्टैंडर्ड मॉडल ऑफ फिजिक्स की बात नहीं की है। ठीक है, देन और जो थोड़े थोड़े जो की टर्म हमने बात किया है वो रह गया, बट हाँ आपने ओवरऑल चीज़ें बात की है। बट कोर ऑफ द कोर यही है कि स्टैंडर्ड मॉडल ऑफ फिजिक्स को समझ में और नॉलेज में ऐड ऑन किया है। बोस आइंस्टाइन स्टैटिक्स इम्प्रूव स्टैंडर्ड मॉडल, आपने लास्ट में बात किया है मॉडल ऑफ पार्टिकल फिजिक्स, पार्टिकल फिजिक्स एंड अंडरस्टैंडिंग ऑफ द यूनिवर्स। वेरी गुड, कंक्लूजन बहुत बढ़िया है। ठीक है, इन्होंने क्या लिखा है, स्किप कर दिया है क्वेश्चन।
ऑल टुगेदर नहीं आ रहा तो स्किप ही कर देते हैं क्वेश्चन यहाँ, ठीक है। दैट्स ऑल्सो अ गुड स्ट्रेटेजी। लास्ट क्वेश्चन था हमारा कि वाई देयर इज सो मच एक्टिविटी इन द फील्ड ऑफ बायोटेक्नोलॉजी इन आवर कंट्री। पूरी दुनिया में हमारी कंट्री क्या है। हाउ हैज दिस एक्टिविटी बेनिफिटेड द फील्ड ऑफ बायोफार्मा। बायोफार्मा मतलब क्या, मालूम ही होगा, मेडिसिन इंडस्ट्री। ओके, एक डिस्टिंक्शन करना, फार्माकोलॉजी एंड बायोफार्मा, तो ब्रांच है इसका। ओके, तो देखते हैं इंट्रोडक्शन। बायोटेक्नोलॉजी comprises technologies of utilizing living organism, modifying them at genetic level for making it fit for human use। आपने वहाँ पे अलग डेफिनेशन दिया था, यहाँ पे थोड़ा सा चेंज कर दिया है ना, ये वाला। It has a very wide application which made it center for focus recently। So much activity in our country, application। अब आपने क्या कर दिया, देखो यहाँ पे पूछा है कि वाई देयर इज सो मच एक्टिविटी, है ना। तो आप ठीक है, बायोटेक्नोलॉजी आपने डिफाइन कर दिया, आपने यहीं पे आंसर कर दिया काइंडा, है ना, कि वाइड एप्लीकेशन विच मेक इट सेंटर फॉर फोकस। तो सिर्फ यही एक फैक्टर है कि वाइड एप्लीकेशन, और आपने एप्लीकेशन बता दिए हैं, फिर आपने ये बात कही है। तो आपको ये अगर नहीं दिख रहा है कि ये यूनिफैक्टर मॉडल हो गया है आपका आंसर, मतलब सिर्फ इसलिए, मतलब इसका आंसर ये हो सिर्फ एक फैक्टर, क्योंकि इसका वाइडर एप्लीकेशन है, इसलिए ये हमारा सेंटर ऑफ फोकस बना हुआ है। दैट्स व्हाट यू आर सेइंग, और उसमें आपने एप्लीकेशन दिखा दी है। तो क्या कहेंगे, यूनिफैक्टर, एक ही फैक्टर है, एक ही फैक्टर की वजह से वो फैक्टर है वाइडर एप्लीकेशन। तो ये गलतियां नहीं करना है, ठीक है। आपको एटलीस्ट 3 डायमेंशन दिखाने होते हैं, ये सिर्फ एक डायमेंशन दिखा रहा है या एक फैक्टर दिखा रहा है, उसी फैक्टर को आपने फर्दर एक्सटेंड कर दिया। तो एप्लीकेशन के अलावा और क्या चीज़ें, पोटेंशियल है ना। तो बात घूम फिर के यही है कि बट द वे यू प्रेजेंट ना, अलग अलग डायमेंशन से, वो मैटर करता है एग्जाम में, ठीक है। तो ऐसे अपने आप को हैंडीकैप ही नहीं करना है। तो देखते हैं इन्होंने क्या लिखा है, फिर मैं बताता हूँ भाई, अगर इन्होंने नहीं लिखा है तो। बायोटेक्नोलॉजी दैट यूटिलाइजेज बायोलॉजिकल सिस्टम एज पार्ट to develop different product। So much activity in the field of biotechnology because of diverse application, like इन्होंने भी यही चीज़ कर दिया है कि सारी चीज़ें डाइवर्स एप्लीकेशन पे कर दिया है। अब इसको कैसे आप एड्रेस करते हैं, सीधे सीधे कि देयर इज वेरी लाइक सो मच फोकस रीजन्स। आप रीजन्स लिख के करते तो आप अलग अलग डायमेंशन दे सकते हो ना। तो आपने तो सीधे यही बात यहीं पे एक ही वे में ख़त्म कर दिया शुरू होते ही। रीजन्स में आप क्या कर सकते हो, पहले तो है कि पोटेंशियल पे आप बात करोगे, पोटेंशियल इन ट्रीटिंग डिफरेंट काइंड ऑफ डिजीज जो अभी तक की अनट्रीटेबल है वो। फिर आपका एक हो जाएगा वाइडर एप्लीकेशन, ठीक है। और क्या इसके अलावा पॉइंट है आपका, प्रिवेंशन ऑफ जेनेटिक डिजीज डिसऑर्डर, जिनका अभी कुछ नहीं है। तो काइंडा यही चीज है कि ट्रीटमेंट पे बात कर रहा है, ये प्रिवेंशन पे बात कर रहा है, ठीक है। तो अब आपको दिख रहा है क्या क्या एस्पेक्ट है, इंडस्ट्री में है तो कुछ चीजें आपका यहीं पे आएंगी, बट द वे यू रिप्रेजेंट मेक्स ऑल द डिफरेंस। यहाँ पे एक ही फैक्टर दिख रहा है, यहाँ पे आपको वही चीजें हैं, डिफरेंट डिफरेंट डायमेंशन से आप दिखाओ तो अप्रिशिएटेड है, ये इफेक्टिव एक्सप्रेशन होगा रादर देन दिस थिंग, ठीक है। तो द वे यू रिप्रेजेंट मेक्स अ लॉट ऑफ डिफरेंस, सो बी अवेयर ऑफ दैट। ये फ्रेमवर्क में दोनों लोगों ने गड़बड़ किया यहाँ पे। नेक्स्ट पार्ट है बेनिफिटेड फील्ड ऑफ बायोफार्मा इन फॉलोइंग वेज। बायोफार्मा में कैसे बेनिफिट हमें मिला है। इंडिया फ्रंट रनर इन बायोफार्मास्यूटिकल्स एक्सपोर्ट, टॉप मैन्युफैक्चरर, हायर इन्वेस्टमेंट थ्रू एफडीआई,
promote R&D in biopharma, revenue generation, treatment of various ailments. उन्होंने क्या लिखा है? इम्पैक्ट पूछा है हमसे. Is this what it is? Asking question देखें part 2. How this activity benefited field of biopharma. है ना, तो इम्पैक्ट नहीं पूछ रहा है. मेक श्योर कि इस तरह की छोटी मोटी गड़बड़ियां ना हो. इम्प्रूवमेंट इन एग्जिस्टिंग वन टू मेक इट मोर. इम्प्रूवमेंट इन एग्जिस्टिंग वन टू, ये क्या वन है? तो ये दिस दैट आंसर में नहीं, जब आप डिस्क्राइब करो तो तब भी चल जाता है. यूज प्रॉपर नाउन्स अगर आप इस तरह से कर रहे हो. डोंट अज्यूम कि आप जो दिस वन दैट वन एग्जामिनर को मालूम है. न्यू मेथड टू ट्रीट डिजीज, टेक्निक ऑफ जीन थेरेपी इज वेरी यूजफुल स्पेशली फॉर कैंसर ट्रीटमेंट. इससे पहले आपको खुद ही प्रीवियस ईयर क्वेश्चन क्या बोल के गया था? कैंसर ट्रीटमेंट, थैलेसीमिया, बर्न डिजीज, कॉर्निया. तो अगर आप वही किए होते तो आपके पास 4 लाइक एग्जाम्पल प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपको दे के गया है. Government has launched biopharma mission to promote development in this sector. Potential to increase medical. Okay. अब यहाँ पे हमारा क्वेश्चन थोड़ा सा देखा करो. बेनिफिटेड है ना, विल बेनिफिट नहीं है. मतलब हमें ऑलरेडी बेनिफिट मिल चुका है, तो आपको वो चीज़ थोड़ा सा हाईलाइट करना होगा और फिर वो बेनिफिट आपका जो कंक्लूजन है वो थोड़ा सा दिखना चाहिए कि दिस हैज़ लेड टू इंडियाज बायोफार्मा बिकमिंग वन ऑफ द बिगेस्ट प्लेयर इन इंटरनेशनल मार्केट या सेकेंड लार्जेस्ट जेनेरिक ड्रग मेडिसिन. या इस तरह से अगर आप बात करोगे ना तो वो दिखाएगा कि हाँ बेनिफिट, लाइक वी एक्चुअली आर द वन हु आर बेनिफिटेड. यहाँ पे आपने क्या लिखा है? इंक्रीज. ठीक है, आप फ्यूचरिस्टिक बात कर दिए हो, है ना, जबकि क्वेश्चन पास्ट ओरिएंटेड है, तो ओरिएंटेशन थोड़ा सा दिखा करो. इट विल हेल्प. हाँ, आप वे फॉरवर्ड में इसमें और देते कि हम और इसके थ्रू और फायदा इसको एक्चुअलाइज कर सकते हैं, तो ये ज़्यादा साथ में. बट ठीक है, दिस विल डू. दिस आर इम्प्रूवमेंट नॉट क्रिटिसिजम्स. जो रिकमेंड कर रहा हूँ दे आर इम्प्रूवमेंट्स. ये काम कर जाएगा, बट अब आपके पास इम्प्रूवमेंट है तो आप बिल्कुल उस पर काम करो. यहाँ पे इन्होंने क्या कहा है? दस बायोटेक्नोलॉजी serves various biomedical purposes. How even there is a need for effective government support by effective policy to reap the benefit of socio-economic development. Benefits of socio way ahead. Policy, investment, R&D, skill development. ये कंक्लूजन भी आपका थोड़ा सा ऑफ हो गया है. ठीक है, तो शब्दों पे ध्यान दें सर एंड मैम कि आपसे लाइक पास्ट ओरिएंटेड है, प्रेजेंट ओरिएंटेड है. ओके, तो बायोफार्मा या बायोटेक्नोलॉजी की वजह से इंडिया कैसे बेनिफिट मिला है इंडिया को, ये क्वेश्चन है, ना कि कैसे मिल सकता है. तो आपने कुछ पॉइंट्स तो सही लिखे हैं कि इंडिया जो है यहाँ पे पॉइंट सही है. लार्जेस्ट एक्सपोर्टर हो गया है जेनरिक मेडिसिन में, तो वर्ल्ड रेनाउंस है. आपकी चीपर प्राइस जो है बहुत चीप है इंडियन मेडिसिन का. आप यूएस का कंपेयर करो तो मालूम है आपको कितना है यूएस और इंडिया में. कई कई जगहों पे जो चीज़ यहाँ पे आपका 1 रुपये में मिलती है वहाँ पे समवेयर इट इज़ लाइक 100 रुपये. तो 100x तक का डिफरेंस है. 100x समझ रहे हैं? जो चीज़ यहाँ पे 1 लाख में आपका हो जाएगा, अगर वही इलाज आप यूएस में कराने जाओगे तो 1 करोड़ लग जाएगा. तो इतना इंडिया और यूएस के लाइक मेडिसिन सेक्टर में डिफरेंस है कई कई जगहों पे. हर जगह पे नहीं, कुछ कुछ जो एरियाज है वहाँ पे है. तो हमारा बेनिफिट कैसे हमारा इंडस्ट्री बायोफार्मा इंडस्ट्री को हुआ है कि इसका जो है हमारा बेस बढ़ा है ना. प्राइस और डोमेस्टिक नहीं, इंटरनेशनल, है ना. मार्केट के टर्म में आप बात करोगे, और ये बेस क्या है इन टर्म्स ऑफ मेडिसिन मार्केट. हम मार्केट बहुत बड़ा कैप्चर कर पाए हैं. ठीक है, ये कुछ पैरामीटर आप लेके आंसर करें तो बढ़िया होगा. ठीक है, हमारा एफडीआई बहुत आया है ना, बिना सोर्स ऑफ इन्वेस्टमेंट रहे हैं. ठीक है, तो ये कुछ बेनिफिट आप स्किप नहीं कर सकते हो, ये आपके आंसर में आने चाहिए थे. बाकी जो दिए हैं वो तो सही है.
तो आई होप दिस कंक्लूड्स आवर सेशन 20 एंड 21 बचा हुआ है, वो हम कल करके आई थी 1-2 दिन में। साइंस एंड टेक का मेंस तो ख़त्म हो जाएगा, फिर हम प्रीलिम ओरिएंटेड एक बार फिर से ओवरव्यू कर लेंगे कि हमारा साइंस एंड टेक एक सेगमेंट प्रीलिम का लगभग तैयार हो जाएगा। ठीक है ना, 7 सेगमेंट है, तो इससे रिलेटेड टॉपिक्स आपके तैयार हो जाएंगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी देख लेंगे अगर आता है तो। बट अगेन स्पेसिंग रखना है। स्पेसिंग मतलब क्या कि एक ही साथ सारी चीज़ें पढ़ लिया, पता चला कि 1 महीने पहले प्रीलिम से सब साइंस एंड टेक का उड़ गया। तो हमारा हमेशा स्पेसिंग का प्रिंसिपल ये कहता है, इसको लाइक जितना भी एग्जाम है ऐसे ड्यूली स्पेस करो कि एग्जाम का लास्ट डेट है, तो बीच बीच में आपका ये रिवीजन होता रहे कि आपकी चीज़ें उड़े नहीं, एग्जाम के दिन आप बहुत अच्छे से कंफर्टेबली उसको रिकॉल करके रिप्रोड्यूस कर पाओ। तो सिर्फ ये चीज़ नहीं है, तो ये हमारा फर्स्ट लेवल पे आई थिंक बेसिक कवर हो जाएगा। 2 और चीज़ें बचेंगी, एक बार फिर से प्रीलिम ओरिएंटेड कर लेंगे एंड देन एक रिवीजन एंड डाउट क्लियरेंस। फिर एग्जाम में विल बी वेरी मच कंफर्टेबल एंड कॉन्फिडेंस बहुत रहेगा, तो वो इम्पोर्टेंट है। So that's all for today's session. See you in the next one.